नमस्कार, गिरीश गुप्ता के चैनल में आपका स्वागत है। आज बात करते हैं भारत की पहली सेमीकंडक्टर कंपनी की और इस कंपनी का नाम है SPEL सेमीकंडक्टर्स लिमिटेड। आज की वीडियो में जानेंगे कि सोशल मीडिया पे जो ये हाइप चल रही है कि हर तरह का जो सेमीकंडक्टर शेयर है वो लेने लायक है, तो इस कंपनी के बिज़नेस मॉडल का अध्ययन करेंगे, जानेंगे कि कंपनी एग्जैक्टली क्या करती है और ये जो भाव इनका 1 सितंबर से जो भाव बढ़ना शुरू हुआ और 8-9 सितंबर तक 125 से ये भाव 250 तक हो गया, तो ये भाव क्या, ये प्राइस में राइज़ क्या जस्टिफाइड है या नहीं है, इस भाव में निवेश करना है या नहीं करना। वैसे मैं आपको ये बता दूं, ये कंपनी जो है ये एक लॉस मेकिंग कंपनी और काफ़ी सालों से लॉस मेकिंग है। तो भारत का जो सेमीकंडक्टर मिशन है उसके ज़रिए क्या इस कंपनी को कोई नवीन ऊर्जा या कोई जीवनदान मिलने की संभावना है या ये ऐसे ही रगड़ती रहेगी। तो जानेंगे कंपनी के स्ट्रेंथ और वीकनेसेस के बारे में, काम के बारे में। तो हमेशा की तरह पहले जान लेते हैं कंपनी के इतिहास के बारे में। इस कंपनी की स्थापना साउथ के बहुत ही जाने माने ग्रुप स्पिक ग्रुप, यानी जिस स्पिक ग्रुप का नाम सदर्न इंडिया पेट्रोकेमिकल लिमिटेड या इस कंपनी से पड़ा, तो स्पिक ग्रुप ने इस कंपनी की स्थापना 1984 में की। 2014 में नेट्रॉनिक सेमीकंडक्टर टेक्नोलॉजी सिंगापुर ने 55.97% स्टेक जो है वो ये साउथ इंडिया पेट्रोकेमिकल लिमिटेड से खरीद लिया और ये जो सौदा हुआ ये 7.62 रुपीज़ पे वो 7 रुपये 62 पैसे में हुआ और तब से आज तक नेट्रॉनिक्स का जो स्टेक है वो 55.97% ही रह रहा है। अब जब ये 55.97 इन्होंने 2014 में किया और 11 साल बाद भी अभी इस नेट्रॉनिक्स जो लिमिटेड है उसका जो स्टेक है वो कम नहीं हुआ है, ना डाइल्यूट हुआ है, ना उन्होंने बेचा है। तो ये भी जानना एक आवश्यक बात है कि ये नेट्रॉनिक्स आखिर क्या कंपनी है, कौन सी कंपनी है, इसके प्रमोटर कौन है। तो देखिए, नेट्रॉनिक्स एक सिंगापुर में बेस्ड प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है और ये डिज़ाइन और ओसेट सर्विसेज प्रोवाइड करती है। अब ये डिज़ाइन और ओसेट के बारे में आगे मैं वीडियो में बताऊंगा एग्जैक्टली ये क्या चीज़ होती है। और ये जो है ग्लोबल सेमीकंडक्टर चिप मैन्युफैक्चरर जो है ना, जितने भी ग्लोबल सेमीकंडक्टर से डील करने वाले प्लेयर्स हैं उनके लिए काम करती है। और नेट्रॉनिक्स SG के प्रमोटर्स यानी नेट्रॉनिक्स और नेट्रॉनिक्स के प्रमोटर मिला के जो है वो इस SPEL सेमीकंडक्टर में 60% होल्ड करते हैं। अब जो नेट्रॉनिक्स है उसके 2 बिजनेस यूनिट्स हैं, एक SPEL इंडिया या जो हमारी SPEL सेमीकंडक्टर है और जो दूसरी है वो इनके एशिया पैसिफिक, जापान और USA में कोई सब्सिडरीज़ हैं और साथ ही साथ ये उन सब्सिडरीज़ के अलावा भी कई कंपनीज़ को एक्वायर करने की कोशिश कर रहे हैं। ये मैं नेट्रॉनिक्स सिंगापुर वाली कंपनी की बात कर रहा हूँ। अब नेट्रॉनिक्स आखिर किसने प्रमोट की, तो नेट्रॉनिक्स जो कंपनी है एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, जैसे मैंने बताया, वो एक वेलिंग्रो करके एक ग्रुप है, उस ग्रुप की एक कंपनी है और इस ग्रुप के जो चेयरमैन हैं ये ARRM अरुण, ये इसी तरीके से नाम है इनका। तो इन सज्जन का ये सज्जन जो हैं ये इस कंपनी की, ये वेलिंग्रो ग्रुप जो है इसके चेयरमैन हैं और ये चेन्नई बेस्ड हैं। और आपको जैसे पता ही है, जैसे मैंने वीडियो की शुरुआत में बताया कि SPEL जो है ये भी एक चेन्नई बेस्ड कंपनी है। तो घूम फिर के बात ये है कि ये वेलिंग्रो है, वेलिंग्रो के जो प्रमोटर हैं वो बेसिकली साउथ इंडिया बेस्ड हैं और ये जो सज्जन हैं ARRM अरुण साहब, ये साउथ इंडिया चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के प्रेसिडेंट भी रहे हैं, कई बार प्रेसिडेंट रहे हैं, जाने माने एंटरप्रेन्योर हैं। तो घूम फिर के बात ये रही कि एक चेन्नई बेस्ड ग्रुप वेलिंग्रो समझ लें आप, वेलिंग्रो के नीचे एक सिंगापुर बेस्ड कंपनी, ठीक है, सिंगापुर बेस्ड कंपनी वो नेट्रॉनिक्स। अब नेट्रॉनिक्स का जो है उसका, नेट्रॉनिक्स का और उसके प्रमोटर्स का जो इस SPEL इंडिया में या SPEL सेमीकंडक्टर लिमिटेड में 60% स्टेक है। तो घूम फिर के आप ये ना समझें कि किसी मल्टीनेशनल कंपनी ने, जो कोई कोरियन या जापानी सिंगापुरियन कंपनी है नेट्रॉनिक्स, उसने इस SPEL सेमीकंडक्टर में कोई स्टेक ले रखा है। ये घूम फिर के बात यही है कि आप कान इस साइड से पकड़ें या उधर साइड से पकड़ें, चेन्नई बेस्ड एक एंटरप्रेन्योर हैं, उनकी बेसिकली ये कंपनी है
SPEL सेमीकंडक्टर, ठीक है। उनके ऑपरेशंस जो नेट्रॉनिक्स है उसके ऑपरेशन सिंगापुर में इसलिए हैं कि ताकि क्या है वो अपना ग्लोबल फुटप्रिंट सिंगापुर के ज़रिए एक्सपेंड कर सके, ठीक है। अब बात करते हैं SPEL सेमीकंडक्टर की। तो SPEL जैसे मैंने बताया सेमीकंडक्टर ये फर्स्ट इंडियन फैसिलिटी है जो असेंबल करती है, टेस्ट करती है और पैक करती है, या OSAT फैसिलिटी जिसको बोलते हैं। तो देखिए पहले भी हमने जो वीडियोस बनाए उसमें हमने आपको बताया कि आखिर ये कितने तरीके के कितने स्टेप्स होते हैं जिसमें एक सेमीकंडक्टर चिप तैयार होती है। तो देखिए पहला स्टेप जो होता है वो ये होता है कि चिप को डिज़ाइन करें, यानी उसका नक्शा तैयार किया जाए। दूसरा जो उसका स्टेप होता है वो एक्चुअल फैब्रिकेशन होता है। तो फैब्रिकेशन में भारत में अभी फ़िलहाल कोई कंपनी नहीं है, लेकिन टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स और एक दूसरी जो है ना 6M करके कंपनी है, वो भी इस तरह के क्षेत्र में उभर रही है जो फैब्रिकेशन एक्चुअल फैब्रिकेशन के क्षेत्र में आएगी। जो तीसरा जो उसका लेवल, जब आपने चिप बना दी, डिज़ाइन किया, आपने चिप बना दी, चिप बनाने के बाद आप उसकी टेस्टिंग करते हो। जब टेस्टिंग करते हो तो ये पता लगा तो कि यह चिप का कनेक्शन या जो चिप में जो डिज़ाइन बनी है, चिप में जो मैन्युफैक्चरिंग हुई उसमें कोई फॉल्ट तो नहीं है, कोई क्रैक तो नहीं है, कोई फेल्योर चीज़ तो नहीं होने वाली। और जब सब चीज़ें जो हैं वो इन ऑर्डर या प्रॉपर पाई जाती हैं तो इस चिप को पैक करके जो अल्टीमेट कंज्यूमर है ना वो वहाँ तक, या अल्टीमेट जो क्लाइंट कंपनी, कंज्यूमर कंपनी तो बाद, कंज्यूमर तो हम आप और हमारे जैसे हैं, तो अल्टीमेट जो क्लाइंट कंपनी है ना वहाँ तक ये पहुँचा दिया था। उदाहरण के लिए मैं कहूँ कि मान लीजिए सैमसंग को कोई अपने मोबाइल फ़ोन के लिए चिप चाहिए तो वो डिज़ाइन किसी और से करवाएगी। हो सकता है क्वालकॉम करके जो कंपनी है फैब्रिकेशन वाली, उससे वो मैन्युफैक्चर कराए और और जो टेस्टिंग है इस कंपनी की, भाई इस चिप की, कि भाई इसमें कोई इशू तो नहीं है, क्या फेल तो नहीं हो जाएगी, या इसमें कोई सर्किट में फॉल्ट तो नहीं है, तो वो चीज़ हो सकता है SPEL सेमीकंडक्टर चेक करे और चेक करने के बाद पैक करके ये जो SPEL है ये भेजेगा सैमसंग को। तो ये जो चेन ऑफ ऑपरेशंस हैं उसमें जो लास्ट चेन ऑफ ऑपरेशन है वो SPEL सेमीकंडक्टर परफॉर्म करता है। शुरुआत में जब इस SPEL सेमीकंडक्टर को तैयार किया गया या जो इनकॉर्पोरेट किया गया तब ये टारगेट ये था, क्योंकि भारत में सेमीकंडक्टर का इतना ज़्यादा माहौल नहीं था, तो 100% एक्सपोर्ट ओरिएंटेड यूनिट के रूप में इसको जो है एक तैयार किया गया था। ये जो OSAT फैसिलिटी है इनका जो एप्लीकेशन है वो कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स, कंप्यूटिंग यानी कंप्यूटर्स में, कम्युनिकेशन में, मेडिकल डिवाइसेस में, मिलिट्री, एरोस्पेस और इंडस्ट्रियल एप्लीकेशंस में। अब क्लाइंट्स की बात करूं तो देखिए 25-30 साल से ये कंपनी इस बिजनेस में, और इन्होंने बहुत ही बढ़िया शानदार क्लाइंट्स के साथ काम किया हुआ है। तो पेरिकॉम हुआ, कैलिफोर्निया माइक्रो डिवाइस कॉरपोरेशन जिसको CMD भी बोलते हैं, फिर लोकल की बात करें तो सिरमा SGSS, फिर एक जो जापानीज़ कंपनी, बड़ी नामी जापानीज़ कंपनी जो रेनेसांस कंपनी, इसके अलावा प्रोडक्टिविटी इंजीनियरिंग, JVD, दैट कॉर्प। तो इस तरह की जो शानदार जो ग्लोबल चिप प्लेयर्स हैं ना उनके साथ उनके लिए ये SPEL सेमीकंडक्टर कंपनी काम करती है या काम कर चुकी है। इसके अलावा इनको जो अल्टीमेट क्लाइंट्स है ना उन्होंने सर्टिफाई भी कर रखा है। अल्टीमेट क्लाइंट का सर्टिफिकेशन का मतलब ये होता है कि मान लीजिए सैमसंग है, सैमसंग जो है वो ये पूछेगा किसी चिप मैन्युफैक्चरिंग करवाने वाले से कि भाई तुम चिप तो मैन्युफैक्चर कर दोगे, मान लीजिए क्वालकॉम से पूछेगा कि चिप तो तुम मैन्युफैक्चर कर दोगे, लेकिन अब तुम टेस्ट किससे कराओगे, क्योंकि अल्टीमेटली जो मेरा प्रोडक्ट है यानी मेरा मोबाइल फ़ोन है वो तो उसकी परफॉर्मेंस तो इस बात पर डिपेंड करेगी कि आपने मैन्युफैक्चर करने के बाद टेस्ट किससे करवाया। तो जो सैमसंग है ना वो टेस्टिंग फैसिलिटी जो होती है, जैसे OSAT फैसिलिटी, जैसे SPEL सेमीकंडक्टर की फैसिलिटी है, उसको उसके प्लांट को चेक करता है और ये जानने की कोशिश करता है कि ये अप टू द मार्क या क्वालिटी प्रोडक्ट भी बना के देगा कि नहीं। तो उसके बाद अगर वो सेटिस्फाई हो जाता है सैमसंग तो वो उस प्लांट को एक सर्टिफिकेशन देता है। तो इनका जो मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी है SPEL सेमीकंडक्टर की वो सर्टिफाइड है कैनन के लिए, IBM के लिए और सैमसंग के लिए। अब बात करते हैं कंपनी के फाइनेंशियल्स की और उसके बाद डिस्कस करेंगे कि आखिर ऐसी क्या प्रॉब्लम्स हैं जिसके कारण इसके फाइनेंशियल इस प्रकार के हैं। तो मार्केट कैप जो है 977 करोड़ का है, डेट टू इक्विटी 2.4 है, यानी कि हर 100 रुपये की इक्विटी पर 240 रुपये का कर्जा है, 240 रुपये का कर्जा,
ऐसी कंपनी का जिस कंपनी की परफॉर्मेंस नहीं आ रही है। और दूसरी बात, आरओई का तो कहना ही क्या, क्योंकि आरओई जो है वो ये लॉस मेकिंग कंपनी, इसलिए पी भी यहाँ पर कैलकुलेट नहीं हो सकता क्योंकि ईपीएस नेगेटिव है। रेवेन्यू की बात करें तो मार्च 2020 का जो इनका रेवेन्यू था 2020 मार्च का, वो 16 करोड़ का था, लेकिन मार्च 25 का रेवेन्यू मात्र 8 करोड़ रह गया है और ये रेवेन्यू भी सारा एक्सपोर्ट से आया है। कैश फ्लो जो है इनका ज़ीरो है और कैश कन्वर्जन साइकिल 2534 डेज़ का है, यानी कि 1 रुपया जब ये लगाते हैं तो घूम फिर के जब वो प्रोडक्ट के रूप में इनके पास बेच बाच के जब वापस पैसा इनके पास आता है तो वो 2534 डेज़ में आता है, यानी लगभग 6 साल बाद। प्रमोटर के पास 59% स्टेक है और पब्लिक के पास 41% स्टेक है। डीआई और एफआईआई के पास नेग्लिजिबल स्टेक है और नंबर ऑफ़ जो पब्लिक शेयर होल्डर्स हैं वो लगातार बढ़ते जा रहे हैं। इसका मतलब ये है कि ये जो हाइप चल रही है सेमीकंडक्टर शेयर्स को ख़रीदने के बारे में, उसमें छोटे छोटे रिटेल इन्वेस्टर जो है इसमें इन्वेस्टमेंट करके बैठे हैं। अब ये सारी चीज़ तो हमने सुन ली, अब जानते हैं इस कंपनी की प्रॉब्लम्स के कारण क्या हैं। तो देखिए, सबसे बड़ा जो कारण ये है वो ये है कि कोई भी जब ओसैट फैसिलिटी या सेमीकंडक्टर फैसिलिटी लगाई जाती है उसमें कैपिटल एक्सपेंडिचर बहुत ज़्यादा होता है। अभी फ़िलहाल तो हो ये रहा है कि सरकार, जब स्टेट गवर्नमेंट भी और भारत सरकार भी सेमीकंडक्टर मिशन के तहत जो फैसिलिटी सेमीकंडक्टर की लगा रही हैं उनको सब्सिडाइज़ कर रही हैं और 75% तक का जो स्टेक है या कहूँ सब्सिडी 100 रुपये की अगर प्लांट की या प्लांट एस्टेब्लिशमेंट की कॉस्ट है तो उसमें से 75 रुपये तक स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट मिलके प्रोवाइड कर देती है। लेकिन जब इन्होंने प्लांट लगाया तब ऐसी कोई फैसिलिटी नहीं थी, तो इनको उस फिक्स कॉस्ट को रिकवर करने के लिए अपने ऑपरेशंस को स्केल अप करना था, जो ये किसी कारण से नहीं कर पाए। उसका जो मेन कारण है वो ये है कि जो बहुत लार्ज प्लेयर्स हैं, वो चाइना वाले या कोरिया वाले या मलेशिया वाले, वो इतने लार्ज पैमाने पर और पूरे वर्ल्ड से इतने ज़्यादा प्रोडक्शन करते हैं कि ये इतना स्केल अप अपने प्रोडक्शन को नहीं कर पाए। तो तीसरा कारण है वो रॉ मटेरियल की ज़बरदस्त फ्लक्चुएशन है, उस कॉस्ट को ये एब्जॉर्ब नहीं कर पाए और जो इनपुट कॉस्ट का जो प्रेशर है उसको ये झेल नहीं पाए। तो इनके जो क्लाइंट्स हैं उन्होंने ये समझा बेटर कि भाई इस कॉस्ट में या इससे कम कॉस्ट में तो दूसरी कंपनीज, चाहे वो चाइनीज़ कंपनी हो, चाहे कोरियन कंपनीज़ हो, चाहे मलेशियन कंपनीज़ हो, वो बना रही हैं, तो हम इनको काम क्यों दें। और इसके अलावा इनको कुछ लेबर अनरेस्ट भी हुआ 2016-17 में, इनकी एक लेबर स्ट्राइक हुई, इसके कारण भी ये ऑर्डर पूरे नहीं कर पाए। अब फ़िलहाल इनकी स्थिति ये है कि ये जो स्टैच्यूटरी ड्यूज़ हैं अपने कर्मचारियों के वो नहीं पे कर पा रहे हैं। उसमें सर्विस टैक्स और इनकम टैक्स के इनके 91-92 यानी 1991-92 के केसेस भी पेंडिंग है और साथ ही साथ सेबी ने भी इनके ऊपर कई बार पेनल्टी लगाई क्योंकि जो मैंडेटरी इनके फाइलिंग है वो ये कर नहीं पाए। और जो 100% एक्सपोर्ट ओरिएंटेड यूनिट के रूप में ये शुरू में एस्टेब्लिश हुई, वो फैसिलिटी भी या वो इंसेंटिव भी गवर्नमेंट ने इनसे विड्रॉ कर लिए क्योंकि ये कुछ शर्तें पूरी नहीं कर पाए। हालांकि ये प्रयास कर रहे हैं कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के पास ये कुछ पिटीशंस दे रहे हैं, कुछ अपनी बात रखने की कोशिश कर रहे हैं और ये वापस वो 100% एक्सपोर्ट ओरिएंटेड यूनिट के जो इंसेंटिव्स हैं उसको लेने की कोशिश कर रहे हैं। इसके अलावा जो कोरोना के बाद हुआ ये है कि सप्लाई गट हो गया, यानी कि जो कोरोना के टाइम पे जो ग्लोबल सेमीकंडक्टर प्लेयर्स थे उन्होंने ये कहा भाई चिप का प्रोडक्शन तो होगा नहीं और मिलेगी नहीं चिप, तो उन्होंने क्या वो एडवांस में लेके रख ली और रखने के बाद अभी तक उसको खपाए जा रहे हैं। इसलिए ग्लोबल डिमांड में भी स्लो डाउन है और जब तक वो इन्वेंट्री साफ़ नहीं होगी तब तक क्या है बहुत ज़्यादा काम मिलने की कोई संभावना इनको लगती नहीं है। इसके अलावा राइजिंग एम्प्लॉय कॉस्ट है, जो एनर्जी कॉस्ट भी भारत में लगातार बढ़ रही है और प्राइसिंग प्रेशर जैसे मैंने बताया वो तो है ही है। इसके अतिरिक्त जो भारत का एक सेमीकंडक्टर मिशन है वो इनके लिए दुधारी तलवार हो गया है। एक तो हुआ ये कि पहले से ये प्राइसिंग प्रेशर के कारण परेशान है, 100% एक्सपोर्ट ओरिएंटेड यूनिट का जो बेनिफिट है उनसे ले लिया। अब
केन्स और सीजी पावर जैसे कंपनीज़ जो हैं वो ओसैट फैसिलिटी लगा रहे हैं। जैसे कि हमने पिछले हमारे जो वीडियोज़ हैं उसमें लगातार बताया है कि वो जब फैसिलिटीज़ आएंगी तो वो भी यही काम करने वाली हैं। वो नई फैसिलिटीज़ होंगी, उनको गवर्नमेंट का इंसेंटिव मिलेगा, तो बहुत ही ज़्यादा हाईली सब्सिडाइज्ड होंगी और नया पैसा लेकर आएंगी वो। तो नई ऊर्जा और नए पैसे और गवर्नमेंट के सपोर्ट के साथ 75% तक सब्सिडी तक के साथ जो ये कंपनी आएंगी, तो उस समय इस SPEL सेमीकंडक्टर लिमिटेड जैसी कंपनीज को बहुत ही ज़्यादा कॉम्पिटिटिव प्रेशर, प्राइसिंग प्रेशर झेलना पड़ेगा। इसलिए अब आप ये पूछेंगे कि भाई ये सब तो ठीक है, तो इस शेयर में करना क्या है? तो मेरे हिसाब से तो देखिए इसमें प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम है। पहली चीज़ ये है कि ये जो है इसका कर्जा जो है ना वो लगभग 2.5 गुना है इसकी इक्विटी से। दूसरी बात है लगातार लॉस मेकिंग है। तीसरी बात ये है कि ये जो कंपनी है बिल्कुल भी अपनी सेल को बढ़ा नहीं पा रही है। चौथी बात ये है कि इसके जो प्रमोटर हैं उन्होंने तो 7 रुपये में ख़रीदा है और अभी इसका भाव 250 रुपये के आसपास है या 200 रुपये के आसपास है। एग्जैक्टली भाव मुझे इसका भी मालूम नहीं है। तो ये उनके लिए तो फ़ायदे का सौदा है, लेकिन जो अब खरीदेंगे उनके लिए क्या इसमें मिलने वाला है? अगर फंडामेंटल की बात करूं तो इस कंपनी में कुछ ऐसा दिखाई नहीं देता। एक जो मुझे चीज़ इसमें सिल्वर लाइनिंग दिखाई देती है वो ये है कि इस कंपनी का टेक ओवर हो जाए, लेकिन जो टेक ओवर करने वाला जो ग्रुप होगा या जो भी कंपनी इसको टेक ओवर करेगी वो तो इस कंपनी को, पहली हालत इस कंपनी की ख़राब है, तो आप ये सोचो कि 250 रुपये में ले लेगी, ऐसा कुछ तो लगता नहीं है। तो इसलिए क्या है, वो कंपनी इवेल्युएट करेगी और जितना कम से कम दाम है ना वो उसमें उसको खरीदने की कोशिश करेगी। वो भी इसलिए कि सिर्फ इसका नाम है और इनके जो ग्लोबल जो है कुछ क्लाइंट से कनेक्शन है। इसके अलावा इस कंपनी में कुछ मुझे लगता नहीं। इसलिए कृपया आप इस हाइप के चक्कर में, सेमीकंडक्टर की हाइप के चक्कर में नहीं पड़े। पहली बात तो ये जितने भी सेमीकंडक्टर वाले जो शेयर्स हैं ना ये अपने टाइम से पहले बहुत ज़्यादा चल चुके हैं, इसलिए इनमें बहुत ज़्यादा बढ़ोतरी होने की संभावना बिल्कुल है नहीं। ठीक है, हो जाए उसका मैं कुछ कह नहीं सकता क्योंकि मोमेंटम है और पब्लिक का जब प्रेशर आता है तो शेयर्स जो है वो किसी भी भाव में कुछ भी हो सकता है, लेकिन मैं फंडामेंटल की बात करता हूँ उस हिसाब से। तो इसमें कोई शक नहीं है कि भारत में जो सेमीकंडक्टर की स्टोरी है ना अभी लगभग 15-20 साल चलेगी, जैसे डिफेंस की स्टोरी चलेगी। लेकिन आप और हम तो शेयर होल्डर हैं, हमें ये स्टोरी से मतलब नहीं, हमें भाव से मतलब है, हमें पैसा कमाना है इससे। तो हम को तो नीचे वाले भाव पे लेना है। तो जब कभी हाई उसमें इस तरह के शेयर्स में जब डाई डाउन हो जाए, कम से कम इस शेयर की बात मैं नहीं कर रहा हूँ, इस शेयर में तो मेरे को लगता नहीं है कि इस कंपनी में कुछ दम नज़र आता है। चाहे लोग कुछ भी कहते रहें, चाहे इसका भाव कुछ भी होता रहे, मुझे इस कंपनी में कोई दम नज़र नहीं आता। मैं बाकी दूसरी कंपनी की बातें कर रहा हूँ। तो ये जो इतनी भी कंपनीज़ हैं हमेशा आप ध्यान रखें, आप उनको अपने रेडार पर रखें, डायरी में नोट करके रखें। उसके बाद जब ये कोई निचले स्तर पर इस तरह के शेयर्स आएँ, मैं फिर कह रहा हूँ मैं इस कंपनी की बात नहीं कर रहा हूँ, ये कंपनी लॉस मेकिंग है और इसके लॉस से उभरने के मुझे कोई चांसेस दिखाई नहीं दे रहे। तो इस तरह की जो भी कंपनी सेमीकंडक्टर में जो प्रॉफिटेबल कंपनीज़ हैं उन कंपनीज़ को भी आपको तभी लेना है जब वो हाइप डाई डाउन हो जाए और सारे लोग जो हैं परेशान हो जाएं और कुछ आपको उन कंपनीज़ की परफॉर्मेंस में कुछ इम्प्रूवमेंट नज़र आने लगे, जैसा कि हमने बिजनेस मॉडल के हिसाब से सोचा था। तो शेयर में खरीदने या बेचने की मेरी कोई राय नहीं होती, ना इस शेयर में ना किसी और शेयर में जो मैंने डिस्कस किए हैं। अगर आपको मेरा प्रयास पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। आज के लिए इतना ही। नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद।